नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल साहित्य सृजन में। आज हम बात करेंगे एक आलोचक के रूप में मुक्तिबोध। पिछले 2 वीडियो में हमने मुक्तिबोध जी के परिचय और उनकी 2 महत्वपूर्ण कविताओं अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस के विषय में बात की थी। आज हम उनकी सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाओं के विषय में बात करेंगे। मुक्तिबोध जी के अगर हम आलोचनात्मक अवदान की बात करें तो एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास पर लिखी इनकी एक पुस्तक है। यानी इनकी आलोचनाएं हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों, काव्य को लेकर, गद्य को लेकर लिखी गई, किंतु इनकी आलोचनाओं को भी इनके साहित्य की अन्य विधाओं की तरह इनके जाने के बाद परखा और समझा गया। मुक्तिबोध की रचनाओं को अगर हम देखें तो उनके बीज शब्द हैं आत्मसंघर्ष, अंतःकरण और आत्माभियोग। मुक्तिबोध अपनी जिम्मेदारी को केंद्रीय मानते हैं। वे सबसे बड़े आत्माभियोगी कवि हैं। आत्मसम्मान और स्वाभिमान ये दोनों ही हमें उनके व्यक्तित्व में घुला मिला दिखता है। इसी के चलते कई लोग उन्हें एक आइकॉनिक छवि वाला कवि भी मानते हैं। उन्होंने 1964 में जिस फैंटेसी को प्रस्तुत किया था वह 2014 और 15 तक आते आते साकार हो गई। ऐसा दुनिया के साहित्य में बहुत कम हुआ है कि फैंटेसी साकार हो जाए। अब हम मुक्तिबोध की जो प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, जिनमें से आज हम एक तो कामायनी एक पुनः विचार जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके विषय में बात करेंगे, और काव्य के विषय में जो इनकी व्यवहारिक आलोचनाएं थी उनके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे, और उनकी सैद्धांतिक आलोचनाओं के विषय में भी बात करेंगे। कामायनी एक पुनः विचार। कामायनी एक पुनः विचार का प्रथम संस्करण सन 1961 में प्रकाशित हुआ, किंतु सन 1950 के बाद कामायनी के संबंध में मुक्तिबोध ने एक पुस्तक लिखी थी जो मुद्रित होकर भी प्रकाशन में न आ सकी थी। विवेच्य पुस्तक उसी का संशोधन रूप है। कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक मुक्तिबोध के 2 निबंध हंस में क्रमशः 1945 में और फरवरी 1946 के अंकों में प्रकाशित हुए थे। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की व्यवहारिक समीक्षा दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। कामायनी जैसी बहुचर्चित और प्रशंसनित कृति का पुनरावलोचन अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य होते हुए भी जोखिम भरा कार्य था। वे स्वयं इस तथ्य से परिचित थे और अपने इस कार्य से पूर्णतः संतुष्ट भी थे। उसे और अधिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने की उनकी योजना थी, किंतु समस्या यह थी कि जिंदगी ने मुझे अभी इतनी सुविधा ही नहीं दी कि मैं अपने समय का सुंदर उपयोग कर सकूं। अपने इस पुनरालोचन कर्म में मुक्तिबोध ने कामायनी संबंधी प्रचलित आलोचनाओं और धारणाओं पर जिस दृढ़ता और निर्ममता से प्रहार किया और उसके परिणामों से भी वे बेखबर नहीं थे। अगर मेरी इस रचना की ओर आलोचकों का ध्यान गया तो निश्चय ही मतभेदों की टंकार सुनाई देगी। यह आवश्यक भी है। कामायनी हमारे लिए मूल्यवान ग्रंथ है। मतभेदों की सक्रियता के द्वारा ही हम मतैक्य का विकास कर सकेंगे तथा न केवल साहित्य के वरत साहित्यालोचन के प्रधान सिद्धांत के बारे में भी कतिपय निष्कर्षों की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रकार सब कुछ ज्ञात होते हुए भी मुक्तिबोध ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। मुक्तिबोध ने कामायनी की सौंदर्य केंद्रित अथवा रसवादी समीक्षाओं को खंडित करते हुए न केवल आलोचकों की निंदा की,
वरन स्वयं प्रसाद को भी दोषी ठहराया। उन्होंने स्वयं ऐसे भ्रम का विस्तार किया जिसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि तथाकथित कामायनी संबंधी आलोचनाएं न केवल अधूरी हैं वरन भ्रामक भी हैं। पाठक का यह आदि कर्तव्य और प्रथम धर्म है कि वह कलात्मक सौंदर्य को आत्मसात करते हुए इस कृति के मर्म में प्रवेश करे। कृति का मर्म इतना उथला भी नहीं होता कि उसे कथा के ऊपरी ढांचे, वेदकालीन सभ्यता, शैव दर्शन की समरसता और आधार पर व्याख्यायित कर दिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा, मुक्तिबोध जी ने, कि किसी भी कलाकृति के मूल्यांकन का आधार क्या हो, इसके लिए मुक्तिबोध ने जीवन के त्रिकोणात्मक स्वरूप की व्याख्या की, जिसकी पहली भुजा हमारा बाह्य जगत, दूसरा अंतर्जीवन और तीसरा हमारी चेतना है। मुक्तिबोध के इसी चिंतन को व्यवहारिक रूप में कामायनी एक पुनर्विचार में देखा जा सकता है। सबसे पहले इस आलोचनात्मक पुस्तक को चुनने का एक कारण यह भी था क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एनटीए में भी अक्सर पूछे जाते हैं। मुक्तिबोध की दृष्टि में कामायनी की कथा केवल एक फैंटेसी है। ये पहले विद्वान थे मुक्तिबोध जिन्होंने कामायनी को एक फैंटेसी कहा था। और नेट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जिस प्रकार फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का अनुभव, जीवन समस्याओं का इच्छित विश्वास और इच्छित जीवन स्थितियों का प्रक्षेप होता है, उसी प्रकार कामायनी में भी हुआ है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि मनु, श्रद्धा, इड़ा के माध्यम से जो कथा परोसी है प्रसाद जी के द्वारा, उसमें सत्य नहीं है, वो पूरी फैंटेसी पर आधारित है, ऐसा उन्होंने कहा। कामायनी का मुक्तिबोध ने जिस प्रकार गहन और गूढ़ अध्ययन किया, वैसा अध्ययन शायद ही किसी अन्य आलोचक ने किया होगा। इसलिए कामायनी में मनु के व्यक्तित्ववाद की मुक्तिबोध ने गहरी चीड़फाड़ की है। इसके साथ ही उनकी पैनी दृष्टि से फैंटेसी के भीतर छुपी हुई कमियां भी बच न सकी। वस्तुतः कामायनी का पुनः मूल्यांकन करते समय मुक्तिबोध समस्त प्रकार के पूर्वाग्रह से मुक्त थे। पूर्वाग्रह क्या होता है कि हम प्रचलित धारणाओं के आधार पर अपने विचार रखने लगते हैं, लेकिन मुक्तिबोध के साथ ऐसा नहीं था। मुक्तिबोध किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह में पढ़कर उन्होंने यह काम नहीं किया। वो पूरी तरह तटस्थ थे और रचना को बार बार पढ़ने के बाद ही उन्होंने इस पर कार्य प्रारंभ किया था। मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक में यह प्रमाणित किया है कि वह मार्क्सवाद की द्वंद्वात्मकता नहीं, बल्कि उसका संबंध भाववाद से है। कामायनी पर अपने विचार प्रकट करने के क्रम में मुक्तिबोध ने यह बताया है कि कामायनी सकर्मक जीवन अनुभव और अकर्मक जीवन दर्शन के द्वंद्व और तनाव की कलात्मक सृष्टि है, जिसमें जीवन की वास्तविकता की गहरी पहचान तो है, किंतु मानव समाज के भविष्य का व्यापक और स्पष्ट चित्र न होने के कारण वे यथार्थ चित्र दकियानूसी जीवन दर्शन के शिकार हो गए हैं। और संक्षेप में अगर हम कहें तो कामायनी के संबंध में मुक्तिबोध की जो कथन है ये उनकी समस्त आलोचना का, जो भी उन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार में की है, उसका निचोड़ है। अगर हम एक वाक्य में कहें तो वो यही है कि मानव समाज के भविष्य का व्यापक और स्पष्ट चित्र न होने के कारण यथार्थ चित्र दकियानूसी जीवन दर्शन के शिकार हो गए हैं। वस्तुतः कामायनी एक पुनर्विचार एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पुनर्मूल्यांकन के बहाने नए मूल्यों को स्थापित किया गया है एवं नए मूल्य पुनर्मूल्यांकन करने की एक नई दृष्टि हर आलोचक को प्रदान कर जाते हैं। मुक्तिबोध का आलोचनात्मक साहित्य अत्यंत विशाल और समृद्ध है। उन्होंने केवल कामायनी ही नहीं, कई ऐसे अन्य महत्वपूर्ण साहित्य हैं जिनका उन्होंने आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। उनकी संपूर्ण आलोचना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की है। मुक्तिबोध की सैद्धांतिक आलोचना को समझने के लिए उनकी व्यवहारिक आलोचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कामायनी एवं नई कविता की प्रवृत्तियों की व्याख्या करते समय मुक्तिबोध ने अपनी उत्कृष्ट व्यवहारिक समीक्षा पद्धति का परिचय दिया है। अब हम मुक्तिबोध की
अन्य जो समीक्षाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि उन्होंने त्रिलोचन के विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, शमशेर और भारत भूषण अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती, दिनकर, कुंवर नारायण जैसी महान लेखकों कवियों की रचनाओं की भी समीक्षा की है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुक्तिबोध स्वयं ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वर्ष एनटीए नेट में 3 से 4 प्रश्न मुक्तिबोध के ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने उनसे संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं तथ्यवार वो सब आपके सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए साहित्य सृजन के साथ। 1946 में त्रिलोचन की एक रचना धरती की समीक्षा करते हुए मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को उनके समकालीन कवियों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा था कि केदारनाथ अग्रवाल, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र आदि नए उठते हुए कवियों में त्रिलोचन का स्थान महत्वपूर्ण है, भाव की दृष्टि और टेक्निक की दृष्टि से भी। भवानी प्रसाद मिश्र की भावनाओं में जो भव्य व्यापक औदार्य है और जो गद्य की टेक्निक है वह त्रिलोचन में भी है, परंतु अधिक सधे हुए और संवरे हुए रूप में है। शायद इस तटस्थता का कारण कवि पर निराला का प्रभाव हो। भवानी प्रसाद में इतनी तटस्थता न होने के कारण बहुत अच्छे प्रकार से आरंभ हुई कविता भी अंत में शिथिल हो जाती है कभी कभी, पर त्रिलोचन टेक्निक के प्रति ज़्यादा सचेत हैं। इस प्रकार बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में अपनी टिप्पणी मुक्तिबोध जी के द्वारा दी गई हैं। सुभद्रा जी के विषय में उनका मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रगतिशील आलोचकों तथा लेखकों के लिए सुभद्रा जी के काव्य में नवीन सामग्री है, आत्मसात करने के लिए भी, सीखने के लिए भी। विशेषकर उनकी काव्य शैली में जीवन प्रसंगों की भूमिका तथा कुछ कविताओं के नाटकीय तत्व के साहित्यिक महत्व का आकलन आवश्यक है। इसी तरह उन्होंने हरिशंकर परसाई, जो प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, उनके विषय में भी कहा, ये इनके खरेपन और खुरदुरेपन के कायल थे। उन्होंने कहा कि जहाँ यथार्थ को समाज और जनता से दूर अभिजात्य वर्गीय शिष्टता, भद्रता और सौजन्य के मानसिक सेंसरों से मुक्त रखने की चेष्टा है, इस मानसिक सेंसर से ग्रस्त कलात्मक अभिरुचि मौजूदा यथार्थ को ठीक ठीक ढंग से प्रकट नहीं होने देती। इस संदर्भ में हरिशंकर परसाई के विचार अलग हैं। वे यथार्थ की ऐसी काट-छाँट नहीं करते कि उग्र और तीव्र प्रतिक्रियाएं भी सौम्य ढंग से प्रस्तुत हो। परसाई जी की विशेषता को लक्षित करते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि परसाई का सबसे बड़ा सामर्थ्य संवेदनात्मक रूप से यथार्थ का आकलन है, चाहे वो राजनीतिक प्रश्न हो या चारित्रिकत। जब वह प्रेमचंद को लिखते हैं तो काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। मुक्तिबोध अपने अतीत में जाकर बताते हैं कि किस प्रकार प्रेमचंद के प्रति श्रद्धा एवं संवेदना का बीज पवन उनकी माँ ने उनके हृदय में बाल्यकाल में ही कर दिया था। उनकी दृष्टि में वे उत्थानशील भारतीय सामाजिक क्रांति के प्रथम और अंतिम महाकलाकार थे। वे मानते थे कि हमारे यहाँ प्रेमचंद के बाद एक भी ऐसा लेखक नहीं हुआ जिसने एक ऐसे चरित्र की रचना की हो जिसे हम भारतीय विवेक चेतना का प्रतीक कह सकें। प्रेमचंद के कथा साहित्य में उनके साधारण पात्रों के असाधारण चरित्र पर वे मुग्ध हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का कथा साहित्य पढ़कर आज हम एक उदार और उदात्त नैतिकता की तलाश करने लगते हैं, चाहने लगते हैं कि प्रेमचंद जी के पात्रों के मानवीय गुण हम में समा जाएं, हम उतने ही मानवीय हो जाएं जितना कि प्रेमचंद चाहते हैं। आगे अगर बात करें हम शमशेर बहादुर सिंह, कवियों के कवि, तो उनके बारे में मुक्तिबोध का दृष्टिकोण क्या है। मुक्तिबोध कहते हैं कि कई दृष्टियों के कारण शमशेर का काव्य मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति उन्हें एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की मालूम होती है। आगे वे कहते हैं कि शमशेर भाव प्रसंग की वास्तविकता पर अपने मन का रंग नहीं चढ़ाते, वे मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी हैं।
किंतु मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी होते हुए भी मुक्तिबोध उन्हें आत्मपरक कवि ही मानते हैं। इसी प्रकार छायावाद के आधार स्तंभों में से एक प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का विश्लेषण जब करने की बात आई तो मुक्तिबोध ने आरंभ में ही कहा कि हिंदी के ज्येष्ठ कवि होते हुए भी उन्हें तरुण माना है। इसका कारण विश्लेषित करते हुए मुक्तिबोध बताते हैं कि पंत जी में ऐतिहासिक अनुभूति है जो हिंदी के वर्तमान काव्य क्षेत्र में कम दिखाई देती है। ऐतिहासिक अनुभूति के कारण ही पंत जी विश्व परिवर्तन के वर्तमान क्षणों को ब्रह्म अहम की संज्ञा दे सकते हैं। उनके लिए ऐतिहासिक प्रक्रिया एक कॉस्मिक प्रोसेस हो गई। इस प्रकार कई जगह पर उन्होंने प्रसाद के साथ पंत की तुलना भी की है और यह भी बताया है कि प्रसाद में ऐतिहासिक नाटकों की रचना के बावजूद वह ऐतिहासिक अनुभूति नहीं थी जो कि पंत में थी। वस्तुतः यह ऐतिहासिक अनुभूति बदले हुए जगत के विकास क्रम तथा उसकी दिशा की अनुभूति है, जनता के पक्ष और समर्थन की अनुभूति है। और दिनकर की उर्वशी, इसके विषय में तो पिछले ही वर्ष प्रश्न आ भी चुका है। एनटीए नेट की परीक्षा में हिंदी के पेपर में सेकंड पेपर में ये प्रश्न उर्वशी से रिलेटेड आया भी था। दिनकर की उर्वशी मुक्तिबोध ने संक्षिप्त बहुत ही कम शब्दों में गहरी समीक्षा की थी। कल्पना के अप्रैल 1963 के अंक में भगवती शरण उपाध्याय ने उर्वशी की आलोचना प्रस्तुत की। इस आलोचना में मुक्तिबोध ने जो प्रथम आपत्ति जताई वह यह है कि भगवत शरण जी बाहर से भीतर की यात्रा के पूर्व या अनंतर यदि सावधानी से भीतर से बाहर की यात्रा भी कर लेते तो उनकी आलोचना में कमजोरियां न आ पाती। मुक्तिबोध का उर्वशी पर लिखा यह लेख वस्तुतः भगवती शरण जी के लेख का प्रत्युत्तर था, लेकिन इसी प्रत्युत्तर में ही उन्होंने उर्वशी की बहुत बढ़िया और शानदार आलोचना कर डाली है। मुक्तिबोध ने सबसे पहले उर्वशी की ऐतिहासिकता का भ्रम तोड़ा और यह एक बहुत एक ऐसी बात हम कह सकते हैं कि जब चारों ओर रामधारी सिंह दिनकर छाए हुए थे उस समय उनके विषय में इतना बड़ा एक आलोचनात्मक बयान देना, एक निबंध लिखना, यह वाकई साहस का कार्य था। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना कि दिनकर जी बहुत समारोह पूर्वक अपनी कृति उर्वशी के चारों ओर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आलोक वलय स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुक्तिबोध के शब्दों में उर्वशी एक वृहत कल्पना स्वप्न है जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से लेखक अपनी कामात्मक स्पृहाओं का आदर्शीकरण करता है और उन्हें एक सर्वोच्च आध्यात्मिक औचित्य प्रदान करता है। कथानक की ऐतिहासिकता केवल एक भ्रम है। उर्वशी की रचना इतिहास शास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं की गई है। वह एक ऐसा काव्य है जिसमें प्राचीन जीवन के मनोहर वातावरण की कवि प्रणीत कल्पना को वृहद रूप देने का प्रयत्न किया गया है। उर्वशी के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक कृत्रिम मनोविज्ञान पर आधारित काव्य है और यही उर्वशी का मूल दोष है कि वह एक कृत्रिम मनोविज्ञान पर आधारित है। कामात्मक इंद्रियों और संवेदनाओं के जाल में खो जाने के क्षणों में उनका आध्यात्मीकरण नहीं किया जा सकता। मुक्तिबोध ने दिनकर की उर्वशी की भाषा में भी आपत्ति जताई। उनका मानना है कि वस्तुतः दिनकर जी ने भाषा के आडंबर से वस्तु तत्व की कमजोरी को ढकने की कोशिश की है। मुक्तिबोध ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि सच तो यह है कि लेखक को सिर्फ एक बात को छोड़कर और कोई खास बात कहनी नहीं है। उसके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं और जो कहना है वह यही कि कामात्मक अनुभवों के माध्यम से आध्यात्मिक प्रतीत सिद्ध हो सकती है, किंतु यह कहने के लिए उसने व्यापक आयोजन किया है। वह उसे पूरे समारोह के साथ अपना समय लेते हुए कहना चाहता है। ठीक इसी प्रकार धर्मवीर भारती जी के गीति नाट्य अंधा युग की समीक्षा भी मुक्तिबोध जी के द्वारा की गई। इसमें उन्होंने कहा कि लेखक ने मनोलोक में ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय शक्तियों की स्थिति की जानकारी या ज्ञान संवेदना का अभाव है। उनका वैचारिक अंतरंग छायावादी है। उनकी मुक्ति कल्पना में सामाजिक रूपांतर के ठोस वैज्ञानिक आधार का अभाव है। अंधा युग के संबंध में मुक्तिबोध ने लिखा कि पहली बात तो बार बार दिमाग से टकराती है, वह यह कि
श्री भारती ह्रास के लक्षणों को उसके कारणों से कंफ्यूज कर देते हैं। नैतिक गिरावट स्वयं एक लक्षण है जो अन्य घटनाक्रमों या अन्य मानसिक विकार दृश्यों का कारण हो सकती है, किंतु इस गिरावट का कारण व्यक्तिगत और मनोविज्ञान है या ऐतिहासिक या समाजशास्त्रीय। इस प्रश्न पर या तो श्री भारती ने विचार नहीं किया या विचार करके उसे छोड़ दिया, उसकी तह पर वे नहीं गए। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो श्री भारती सभ्यता की आलोचना तो करते हैं, किंतु समाजशास्त्रीय जिज्ञासा के अभाव के शिकार होकर। यह होने पर भी मुक्तिबोध यह स्वीकार करते हैं कि अंधा युग नई साहित्यिक पीढ़ी का एक अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार मुक्तिबोध ने प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए अंत में भक्ति युग के बारे में भी बात की है। उन्होंने भक्ति काल के बारे में यह भी कहा कि मेरे मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि कबीर और निर्गुण पंथ के अन्य कवि और दक्षिण के कुछ महाराष्ट्रीय संत तुलसीदास की अपेक्षा अधिक आधुनिक क्यों लगते हैं। मुक्तिबोध का यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ वे तुलसीदास की आधुनिकता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इस प्रश्न के माध्यम से उन्होंने तुलसीदास की आड़ में छिपे उन प्रतिक्रियावादी तत्वों की ओर संकेत किया है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए तुलसीदास जी का उपयोग किया है। मुक्तिबोध का इस संदर्भ में कहना है कि मानसकार यानी तुलसी जी एक सच्चे संत थे, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता। रामचरितमानस साधारण जनता में उतना ही प्रिय रहा जितना कि उच्च वर्गीय लोगों में। कट्टरपंथियों ने अपने उद्देश्य के लिए तुलसीदास जी का उपयोग किया। एक अन्य स्थान पर उन्होंने यह भी कहा है कि क्या कारण है कि हिंदी क्षेत्र में जो सबसे अधिक धार्मिक रूप से कट्टर वर्ग है, उसमें भी तुलसीदास जी इतने लोकप्रिय हैं कि उनकी भावनाओं और वैचारिक अस्त्रों द्वारा वह वर्ग आज भी आधुनिक दृष्टि और भावनाओं से संघर्ष कर रहा है। इस प्रकार विभिन्न विषयों, विभिन्न कालों के विषय में मुक्तिबोध जी द्वारा अपने प्रगतिशील समीक्षाएं प्रस्तुत की गई। मुक्तिबोध की व्यवहारिक समीक्षा का मूल ढांचा और सैद्धांतिक ढांचे की अगर हम बात करें, हालांकि वो एक ही तरीके का था, किंतु आलोच्य रचना के अनुसार वे उसे ऊंचे ढांचे के अंतर तत्व में बदल देते थे। इसका कारण यह भी है कि जब भी वह आलोचना करते थे तो वो तटस्थ रहकर बिना किसी पूर्वाग्रह के आलोचना का कार्य करते थे। उनका यह मानना था कि आलोचना करते समय एक आलोचक के पास सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे पुनर्निर्माण का कार्य करना होता है। वह लेखक की कार्य पद्धति पर चलता है, स्वयं अपनी कार्य पद्धति उस पर आरोपित नहीं करता है। रचनाकार में जो महत्व ईमानदारी का है, वही समीक्षक में चरित्र का। अंततः मुक्तिबोध अपने इस समीक्षक के चरित्र द्वारा अपनी समीक्षा पद्धति को उत्तरोत्तर विकसित करते गए। तो इस प्रकार आज तीसरे भाग में हमने मुक्तिबोध के व्यवहारिक और सैद्धांतिक आलोचना के विचारों को समझा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।